everyone, welcome to all of you on our Access Colleges platform, and I am Chitranshi Dubey dealing with Constitution of India, which is prescribed in your AKTU syllabus from this time only. So यहाँ पर आपका सिलेबस का मॉड्यूल 1 मैंने सेट किया हुआ है और इस मॉड्यूल 1 में आई हैव कवर्ड सो मेनी थिंग्स. सो यहाँ पर देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था. देन वी हैव लर्न 1947 का एक्ट एंड एक्ट ऑफ 1935. देन वी ऑलरेडी लर्न एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सैलिएंट फीचर्स भी हमने देखे हैं. देन व्हाट इज़ द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा बहुत ही ज़्यादा डिटेल में. सो प्रेम्बल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड सैलिएंट फीचर्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है. यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा होते हैं. फिर इसके बाद अभी जो आज मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो है आपका फंडामेंटल राइट्स. और फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपको ये सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ने चाहिए क्योंकि इट इज़ इन योर सिलेबस और इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसलिए भी पढ़ने चाहिए बिकॉज ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं. ये आपको पता होने चाहिए. साथ ही साथ ये आपको जब पता होंगे आप किसी और को भी बता सकते हो. बिकॉज कई बार जो हमारे साथ जो इनजस्टिस हो जाता है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो जाता है बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट आर राइट, यानी कि हमारे अधिकार क्या है हमें ये नहीं पता होता और इसी वजह से हमारे साथ बहुत बार कई बार इनजस्टिस होता रहता है और हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं या उठा पाते हैं. ठीक है. So our today's topic is fundamental rights and why these are fundamental. ठीक है. देखो rights की अगर हम बात करें so there are so many kinds of rights like fundamental rights, constitutional rights, legal rights. तो ये सारे बहुत सारे इस तरह के rights होते हैं और सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है. लेकिन आज हम rights के डिफरेंस की बात नहीं करेंगे. हम सिर्फ बात करेंगे कि fundamental rights क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड वाई दीज राइट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू लर्न एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है. हर एक जो भी भारत का नागरिक है, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, क्यों ज़रूरी है कि उसको उसके फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए. सबसे पहले जो हमारी कंट्री है वो कैसी कंट्री है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे कोई डिस्क्रिप्शन मांगे इंडिया का देन व्हाट विल यू से. हम क्या कहते हैं, हमारी कंट्री जो है वो सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है. सो क्योंकि हमारी कंट्री कैसी है, डेमोक्रेटिक. और डेमोक्रेटिक का मतलब मैंने आपको बताया था, डेमो मीन्स होता है पब्लिक, ठीक है, या पीपल, और क्रेसी मीन्स होता है गवर्नमेंट. तो हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको पावर कहाँ से मिलता है, उसको पावर मिलता है इंडिया के पीपल से, यानी कि जो भी भारत के लोग हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव जा करके अपना जो भी हेड ऑफ द कंट्री बोले या हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोले उसको फिर चूज़ करते हैं. इस वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे मेन पार्ट है या फिर सबसे जो अहम लोग हैं वो कौन है, वो है आपके पीपल. तो अब ये जो हम बात कर रहे हैं भारत के लोगों की, तो ये जो लोग हैं इनके बारे में जितनी भी आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ देखोगे उन सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में एक लिस्ट ऑफ रूल, ठीक है, एक लिस्ट बना दी जाती है कुछ स्पेसिफिक रूल्स की कि ये सारे रूल्स जो हैं वो किसके लिए हैं, लोगों के लिए, उस डेमोक्रेटिक कंट्री के लोगों के लिए ये कुछ रूल्स हैं. दूसरा पॉइंट, एक तो हम डेमोक्रेटिक हैं, साथ ही साथ हम क्या है, रिपब्लिक भी हैं. ठीक है. रिपब्लिक यानी कि हमारा जो हेड होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन हेड, ठीक है, हमारा जो हेड होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा लाइक प्रेसिडेंट, हमारा जो हेड होगा, स्टेट हेड, गवर्नमेंट का जो हेड होगा, यानी कि हम पीएम की बात कर रहे हैं, वो हमेशा इलेक्ट होकर के आएगा. और इलेक्ट होकर के आएगा इसका क्या मतलब हुआ कि जो हेड होते हैं वो कई बार ऐसे भी होते हैं मोनार्कियल. हमारे यहाँ राजा वाला सिस्टम तो है नहीं कि आज हमारे यहाँ कोविंद जी हैं हमारे प्रेसिडेंट, उसके बाद उनका बेटा या उनकी बेटी बन जाएंगे प्रेसिडेंट. नहीं, फिर से इलेक्शन होगा, फिर से जो चूज़ किया जाएगा वो बनेगा. सो रिपब्लिक है, यानी कि हर बार हम किसी ना किसी को चुन करके लाएंगे. तो ये चीज़ें हैं. तो और इसीलिए इन लोगों के लिए जो एक लिस्ट बना दी गई है रूल्स की, और वो रूल्स जो होते हैं वो फंडामेंटल होते हैं. अब कैसे इनको फंडामेंटल बताया गया, और अगर ये फंडामेंटल है तो हमें ये मिलेंगे कैसे,
अब ये समझ लो, क्योंकि ये रूल्स फंडामेंटल हैं इसलिए इनको इन्फोर्स कराने के लिए, व्हाट आई मीन टू से कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। कहाँ आप जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। नाउ लेट मी टेल यू कि जितने भी आपके, अगर आप किसी भी केस में फंस जाते हो तो हमारे यहाँ ये जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ना, इसके ज़रिए आप ऊपर जाओगे अपने पर्टिकुलर किसी भी मैटर को सुलझाने के लिए। लेट मी टेल यू कि यहाँ पर सबसे पहले आपका होता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। क्या होती हैं? सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे आती हैं आपकी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के बाद वो आती हैं हाई कोर्ट्स, एंड देन फाइनली आपका आता है सिंगल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट्स तो बहुत सारी हैं, आई थिंक इस टाइम पे 26 हाई कोर्ट्स हैं, एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स तो हर एक जिले में हर जगह आपको मिलेंगी, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स मिलेंगी। ठीक है, अब सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के नीचे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर होती हैं पंचायतें। ठीक है, विलेजेस में क्या होती हैं? पंचायतें होती हैं। तो वहाँ पर कई बार देखा होगा कि पंचायत में जा कर के प्रधान होते हैं, फिर वो थोड़ा सा ऐसा कोई मैटर हो गया तो फिर वो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, अगर कोई बड़ा मैटर नहीं है तो फिर वही फैसला सुना देते हैं। तो ऐसे करके बहुत इस तरह का रूल है। अब क्यों मैंने ये बताया, पहले ये समझो। अगर आपका कुछ भी किसी भी तरह का केस होता है देन सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो भी आपकी अधीनस्थ न्यायालय हैं। हिंदी में बात करें तो दीज आर योर अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि बिल्कुल लोअर लेवल की कोर्ट्स हैं, जो आप ये देखते हो कि आपके ज्यूरिसडिक्शन आपके जो एरिया में आ जाएंगे। जैसे कि आप, अगर मैं जैसे कानपुर में रहती हूँ तो कानपुर की कचहरी कोर्ट कहाँ पर है? ठीक है, बड़ा चौराहा सिविल लाइन्स हो गया। अब वहाँ पर आपका ये मैटर सुना जाएगा। उसके बाद आप और ऊपर जाओगे, फिर इसके बाद अदर कोर्ट्स आती हैं। ऐसे ही जब ये सारे कोर्ट्स आपका फैसला कोई भी रिलेटेड है, सिविल क्राइम है या फिर आपका क्रिमिनल केस है, सिविल केस है, तो उसमें यहाँ पर फैसले सुना दिए जाते हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट एग्री टू दीज डिसीजंस, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के डिसीजन से अगर आप एग्री नहीं है देन ओनली यू कैन गो टू दी हाई कोर्ट, और फिर आपका फैसला वहाँ पर हाई कोर्ट में केस चलेगा 5 साल, 10 साल, 12 साल। ठीक है, फिर हाई कोर्ट एक स्टेट में एक ही होती है, उनकी बेंचेस हो सकती हैं अलग अलग, बट एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होती है। जैसे अभी तक हम सिर्फ एक जिले की बात कर रहे थे, हम कानपुर की बात कर रहे थे, तो जिला न्यायालय से मेरा कोर्ट, अब मेरा केस अब कहाँ चला गया? राज्य न्यायालय में। और राज्य न्यायालय क्या है? हमारा राज्य यूपी, और उसकी न्यायालय क्या है? इलाहाबाद में हाई कोर्ट है। हम यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में। जनरली जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो उनके जो कैपिटल होती है वहाँ पर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है, लखनऊ में नहीं है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट में जब पूरा केस वापस से शुरू होगा, सुनवाई होगी, फिर उस पर जांच पड़ताल उसके करके फिर आपका तब डिसीजन आएगा। जब यहाँ से डिसीजन आया, अब या आप हाई कोर्ट के डिसीजन से भी सहमत नहीं हैं, तब आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। और फिर आपको सुप्रीम, अब इस वाले प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? 10-12 साल तो आपको यहीं पर लग गए। उसके बाद हाई कोर्ट के पास और ज़्यादा काम है, और ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें हौच पौच हैं, तो यहाँ पर आपको आराम से 20-22 साल लग जाएगा। और फिर इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट पहुँचोगे, तो सोचो कितनी लंबी जर्नी हो गई सिर्फ एक केस के लिए। अब समझो फंडामेंटल, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आखिरी फैसला सुनाया आपके केस के बाद वो भी 10 साल 5 साल लेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुना देगी, दैट डिसीजन विल बी द फाइनल वन डिसीजन। उसके बाद आप कहीं भी कोई भी अपील नहीं कर सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है देन आपके पास ये अधिकार है, आप यहाँ मत जाइए, आप यहाँ मत जाइए, आप सीधा जंप करिए सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट आपके जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है उस पर वो सुनवाई करेगी और आपके फंडामेंटल राइट्स आपको दिलाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और इसीलिए हम इनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। आर्टिकल 32 में ये प्रोविज़न दिया गया है। अभी जब हम ये सारे फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आर्टिकल 32 भी पढ़ेंगे, और आर्टिकल 32 में आप ये समझेंगे कि जो भी हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो हमें रिट्स जारी करके हमारे फंडामेंटल राइट्स को दिलाने में हमारी हेल्प करती है। एंड आर्टिकल 32 इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, वहां जाने से भी हमें कोई नहीं रोक सकता। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इस फंडामेंटल राइट से के रिगार्डिंग आपको याद रखनी है। आई होप ये थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
एनफोर्स्ड हुआ था, यानी कि हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 की, उस समय हमारे पास टोटल कितने फंडामेंटल राइट थे? 7 फंडामेंटल राइट्स वी हैव, यानी कि हमारे पास तब 7 फंडामेंटल राइट्स थे। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। एक फंडामेंटल राइट जो कि कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो राइट था इसको क्या कर दिया गया? एबॉलिश कर दिया गया, ये एबॉलिश हो गया, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये क्या हो गया आपका? ये एबॉलिश कर दिया गया। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, आगे लिखी भी होगी, वहाँ से आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अभी फिलहाल फंडामेंटल राइट्स है। और यस, एक बात और याद रखना, जब भी हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं कहाँ से? हमारे आर्टिकल 12 से लेकर के, यार सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का अगर हम देखें तो ये स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 14 से लेकर के आपका 35 तक, ठीक है। तो ये हम 32 तक ही पढ़ते हैं, आगे क्यों नहीं पढ़ते, क्या है वो हम ज़रूर आपसे अभी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। लेकिन 14 से लेकर के 32 तक जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। बाकी सारे एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पर। तो जैसे कि पहला अगर हम देखें तो राइट टू इक्वालिटी इज आवर फर्स्ट फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14 से 18 तक के इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, ये हमारे राइट टू फ्रीडम जो है वो हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट है और ये आपका 19 to 22 में दिया गया है। उसके बाद हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हिंदी में बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 से 24 दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा 4th फंडामेंटल राइट है, दिस इज योर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन की बात करते हैं आर्टिकल 25 से लेकर के 28 में। उसके बाद आपका 5th फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 to 30। एंड द लास्ट वन इज आर्टिकल 32, जिसमें हम बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अगर ना होता, इसको ना कई सारे लोगों ने संविधान की आत्मा यानी कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है आर्टिकल 32 को। क्यों कहा है? क्योंकि अब देखो राइट्स तो आपको दे दिए गए, अधिकार आपको दे दिए गए, लेकिन तब क्या होगा अगर वो अधिकार आपके किसी ने आपसे छीन लिए, उस समय क्या प्रोविजन होना चाहिए? अगर इसकी चीज ये बात आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताई गई है तो ये सारे राइट्स जो हैं वो बेकार हो जाते हैं, उसी समय सारे राइट्स नल एंड वॉइड हो जाते हैं। कि क्या फायदा ऐसे अधिकारों का जब उसका कोई रेमेडी नहीं बना हुआ है, अगर उसका कोई हनन होता है तो वायलेशन होता है, देन व्हाट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 इज दी, ये ऐसा आर्टिकल 32 है जो इन सभी राइट्स की क्या करता है? एक तरह से प्रोटेक्ट करता है और ये राइट जो है आपको दिलाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं आगे। सो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट जो है, देखो बहुत सारे पार्ट्स हैं। जब ये सारी चीज़ें मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाई हैं, अगर आपने शुरू से मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं, कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है, और 22 पार्ट्स थे। तो ये जो फिगर है ना, इसको याद रखना। क्यों याद रखना इस फिगर को? ताकि आप अब जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद जो फिगर ऐड हुआ है या बढ़ा है या घटा है वो चीज़ आप कर पाओ। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें, अब इसी को चेंज करके मैं बताती हूँ, जैसे कि ये जो है आपके आर्टिकल कितने हो गए अभी? 450 प्लस आर्टिकल्स हो गए हैं। शेड्यूल की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। और अगर हम पार्ट्स की बात करें तो हमारे पास 25 पार्ट्स हैं। तो दिस इज द रिवाइज्ड फिगर ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिवाइज्ड फिगर आपको तभी याद रहेगा जब आपको पहला फिगर याद रहेगा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब टोटल 22 पार्ट्स हैं, ठीक है। पार्ट्स ऐसा समझ लो कि जैसे एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो दीज आर दी चैप्टर्स। तो 25 भागों में पूरे संविधान को बांटा गया है और उन 25 पार्ट्स के अंदर ये सारे क्या दिए गए हैं? शेड्यूल्स और आर्टिकल्स दिए गए हैं, ठीक है।
तो अब देखते हैं पार्ट 3 हमारा फंडामेंटल राइट्स से डील करता है। फंडामेंटल राइट्स को कौन सा पार्ट डील करता है? पार्ट 3 डील करता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब पार्ट 3 में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो है वो पार्ट 3 में आता है, ठीक है। पार्ट 3 में 12 से 35 तक आता है, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अब पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द कॉर्नरस्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक केस हुआ था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और इस केस में पार्ट 3 को क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि पार्ट 3 इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टुगेदर विद पार्ट 4। अगर हम पार्ट 3 और पार्ट 4 को मिला दें, अब समझ लीजिए यहीं पर कि क्या है पार्ट 4। तो पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को भी हम आगे पढ़ेंगे, इसको अभी ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करेंगे। सो पार्ट 4 को अगर हम मिला दें तो ये जो हमारा बन जाता है वो बन जाता है कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पार्ट 3 और पार्ट 4 टुगेदर अगर हम कर देते हैं देन इट विल द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि संविधान की चेतना, ठीक। तो ये बात आपको याद रखनी है। और अगर ये जो छोटे छोटे, देखो मैं इतना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूं, क्यों? ताकि आप क्या करो कि इन सभी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से आप अपने आंसर को लिखो, और फिर इसके बाद अगर आप उस सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अपने आंसर में लिखोगे देन आप देखिएगा कि आपका आंसर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड फैक्टफुल रहेगा। आगे चलते हैं, फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या है फीचर्स हमारे फंडामेंटल राइट के, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स। इसमें से जो कुछ फंडामेंटल राइट हैं अवेलेबल ओनली, ठीक है, टू द सिटीजन्स, कुछ तो केवल सिटीजन्स के लिए हैं, वाइल अदर्स, लेकिन अदर्स जो है आर अवेलेबल टू द पर्सन्स। अब इस पर्सन में कौन कौन आता है? ठीक है, पर्सन में आपके कौन कौन आते हैं? पर्सन में आपका सिटीजन भी आ जाता है, पर्सन में आपके फॉरेनर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, और तो और इस पर्सन में लीगल पर्सन्स भी आ जाते हैं। व्हाट आर द लीगल पर्सन? लीगल पर्सन्स हैं जैसे आपके कोई भी कॉरपोरेशन हुआ या कोई भी कंपनी हुई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला फीचर क्या है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स तो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पर्सन्स के लिए हैं। पर्सन की जो अगर हम डेफिनेशन देखें तो उस डेफिनेशन में सिटीजन्स भी होंगे, साथ में आपके फॉरेनर्स भी होंगे, प्लस आपके जो लीगल एंटिटीज़ हैं यानी कि जो आपके कॉरपोरेशंस हैं और कंपनीज़ हैं वो भी होंगे, ठीक है। अगर हम कंपनी एक्ट एक होता है उसके अंदर हम कंपनी के अंदर अगर हम पर्सन की डेफिनेशन देखते हैं तो ये जो कॉरपोरेशन और कंपनीज आते हैं वो लीगल पर्सन्स होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये एक अच्छा सा फैक्ट है कि क्या फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए होते हैं? नहीं, सिटीजन्स, फॉरेनर्स प्लस लीगल पर्सन्स के लिए भी होते हैं। फिर आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं? सिटीजन्स के लिए हैं, ठीक है। डिनाइज द सेम टू द एलियंस, यानी कि ये जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ ये एलियंस के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन अब ये समझ लो कि यहाँ पर जो कुछ भी आप पढ़ो अगर बाई चांस आपको समझ में नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब हम वापस डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम सारे फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ क्या दो चीज़ों को बांट रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि अभी हम सिर्फ वो फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिले हैं, एलियंस को नहीं मिले हैं, जो सिर्फ सिटीजन्स को मिले हैं। सो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्या कहता है कि हम कभी भी किसी को भी 5 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी के साथ। कौन कौन से हैं 5 ग्राउंड्स? पहला ग्राउंड है रिलीजन, हम किसी से धर्म को लेकर के नहीं कर सकते कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम मुस्लिम हो तो इसलिए तुम यहाँ पर बैठ सकते हो, तुम हिंदू हो तो तुम नहीं बैठ सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। रेसिज्म सुना होगा कि तुम काले हो, गोरे हो, तो ऐसा करके नहीं कि तुम काले हो तो फिर यहाँ नहीं आ सकते हो, तुम काले लोगों की यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक, या गोरे लोगों की जगह नहीं है, तो रेसिज्म। कास्ट कि तुम ऊंच जात के हो, तुम नीचे, यानी कास्ट में हम बात कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब।
फिर सेक्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं फीमेल और मेल्स की, कि आप फीमेल हैं तो आपके लिए ये जॉब सुटेबल है, आप मेल हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते हो, या फिर आप मेल हो तो तुम किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हम सेक्स के नाम पे। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ की अगर हम बात करते हैं तो प्लेस ऑफ बर्थ में आपका क्या आ जाएगा कि जो भी आपके जितने भी इस तरह के हैं, आप केरल में पैदा हुए हो तो आप नॉर्थ में नहीं रह सकते हो, या फिर आप केरल में पैदा हो, आपकी पोस्टिंग नॉर्थ में नहीं होगी, यानी कि उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप कहीं भी पैदा हुए हो पूरे भारत में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे राइट्स किसके लिए हैं? सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल इसी तरह से याद रखनी है। तो आर्टिकल 15 किसके लिए है? सिटीजन्स के लिए। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 16, और आर्टिकल 16 क्या कहता है कि कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अगर है तो उसमें सभी को सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, चलो देखते हैं। राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी तो है लेकिन किसकी? अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी किसमें? इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि कोई भी सरकारी नौकरी, सरकारी जगह, सरकारी पद निकलता है अगर, तो उसमें सभी को फॉर्म भरने की आज़ादी होती है, एग्ज़ाम देने की आज़ादी होती है। ठीक है, सो दिस इज योर आर्टिकल 16। जैसे कि हम कंट्री के सबसे बड़े एग्जामिनेशन की बात कर लें जो यूपीएससी कराता है, दैट्स योर सिविल्स का एग्ज़ाम। ठीक है, सिविल्स का एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, जिससे जाकर के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ये बनते हैं। तो अब क्या अगर हम आईएफएस या आईपीएस या आईएएस की बात करें तो ये तो पूरी कंट्री, यानी कि अब हम ये अगर आप देखते होंगे तो इसमें साउथ का बच्चा भी सेलेक्ट होता है, नॉर्थ का भी सेलेक्ट होता है, इवन जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, वहाँ का बच्चा भी सेलेक्ट होता है। सो ये हमें सिंपल सी चीज़ क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है तो उसमें पूरी कंट्री में से आएंगे जो भी आएंगे। ठीक है, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब हम आर्टिकल 19 देख लेते हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 के अंदर बेसिकली 6 काइंड्स ऑफ फ्रीडम्स की बात करी गई है, 6 तरह की स्वतंत्रताओं की बात करी गई है आर्टिकल 19 में। क्या है ये? राइट टू फ्रीडम। ठीक है, किसकी किसकी फ्रीडम? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबसे पहले तो बोलने की आज़ादी। ठीक है, प्लस एक्सप्रेशन। ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये पूरा एक साथ ही है। ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये आपकी फर्स्ट हो गई। उसके बाद असेंबली करने की आज़ादी, साथ में एसोसिएशन की आज़ादी है, मूवमेंट की आज़ादी है, आप कहीं भी घूमो, रेजिडेंस कहीं भी बस जाओ, प्रोफेशन आप कहीं कुछ भी आप प्रोफेशन करो, आप लॉयर बनो, डॉक्टर बनो, आप जॉब करो, आप बिजनेस खोल लो। ठीक है, हाँ बिजनेस लीगल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि इलीगल बिजनेस कर रहे हो, गवर्नमेंट की परमिशन नहीं ली, लाइसेंस नहीं लिया, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, सो अब इसके लिए तो टोका जाएगा। तो ये 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं इंडिया के लोगों को। ठीक है, अभी हम डिटेल में इसको और आगे पढ़ेंगे। फिर हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 29 एंड 30। 29 एंड 30 बात करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसका क्या मतलब हुआ? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आप खुद देखो, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक जितने भी आपके कंट्रीज हैं उन सब में क्या है, आप कुछ कोई भी फेस्टिवल मनाना चाहते हो मनाओ। देखो बिहू मनाया जाता है असम में। साउथ की बात करें तो वहाँ पर नौका दौड़ और बोट रेसिंग ये सब कुछ होता है। अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर भी सारे डांसेस और ये फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है, गुजरात की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर सभी चीज़ें, सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ क्या है, डाइवर्सिटी है, डाइवर्स इंडिया है, बट फिर भी क्या है, यूनिटी। आपने सुना होगा फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो सेम चीज़ है कि हमारे यहाँ कल्चरल और एजुकेशनल राइट को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है। साथ में दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। अब साथ में ये भी कह रहा है कि जितने भी हमने आर्टिकल्स पढ़े वो सारे क्या हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि इनको हम कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, ये क्वालिफाइड है बट एब्सोल्यूट नहीं है कि अब एक बार दे दिया गया इन सबको तो अब सस्पेंड की बात मैंने की, तो सस्पेंड होगा तो होगा कब? सस्पेंड होगा जब आपका नेशनल इमरजेंसी लगेगा, जब आपका स्टेट इमरजेंसी लगेगा, जब आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा, उस समय। फिर सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर। अब जो नेगेटिव है वो कैसे नेगेटिव है, जैसे कि जो आपको मैंने आर्टिकल 15 पढ़ाया उसमें वो क्या कह रहा है कि आप किसी भी
इंडियन सिटीजन के साथ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, इन 5 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो अब नहीं करेंगे तो दिस इज इन नेगेटिव फॉर्म, ठीक है, ये आपको मना कर रहा है, इसलिए नेगेटिव है। फिर दे आर जस्टिसेबल, जस्टिसेबल मतलब कि हम इसके लिए भाई सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसलिए जस्टिसेबल है। अलाउइंग पर्सन टू मूव द कोर्ट्स ऑफ देयर एनफोर्समेंट एंड व्हेन दे आर वायलेटेड। फिर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट। अब सेम चीज़ है ये, यही कि एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड नहीं है, दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, यानी कि अब ऐसा नहीं कि ये बस एक बार दे देगा फिर हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो मैंने वहाँ पर आपको पढ़ाया, सेम है। जैसे कि 6 फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। तो ये हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, एंड दीज आर दी आर्टिकल्स 14 to 18, 19 to 22, 23, 24, 25 to 28 एंड देन 29 to 30 एंड 32, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि ये सारे तो सीरियल में भैया एक कहाँ गया बीच में 31, तो 31 जो था वो आपका 6th फंडामेंटल राइट था, एंड दैट वाज योर रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, और उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया ये सब हम बाद में देखेंगे, लास्ट में है, आज जब भी मैं पूरा आपको फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कराऊंगी उसके बाद मैं बताऊंगी कि हाँ क्यों इसको हटाया गया। तो आर्टिकल 31 जो है वो एबॉलिश कर दिया गया था। अब हम बात कर रहे हैं 14 से बार बार, लेकिन आपने तो बताया था कि 12 से शुरू है, 12 से लेकर के 35, और आप शुरू करती हैं 14 से और ख़त्म कर देती हैं 32 पे। तो लेट मी टेल यू कि यहाँ पर जो आर्टिकल 12 है उसको हम फंडामेंटल राइट्स में गिनते तो ज़रूर है, लेकिन आर्टिकल 12 में दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन, स्टेट की। यानी कि आप देखोगे बार बार एक शब्द आएगा कि स्टेट कैन डू दिस, स्टेट कैन नॉट डू दिस, स्टेट के लिए ये। अब आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली स्टेट तो हम कह रहे हैं बार बार, लेकिन इस स्टेट का मतलब क्या है, इस स्टेट का क्या मतलब है यहाँ पर। सो अभी हम यहाँ पर वो पढ़ेंगे। तो एक स्टेट वर्ड जो है वो फंडामेंटल राइट्स में कहीं जहाँ कहीं भी आएगा तो उस स्टेट से हम क्या समझेंगे, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में यही आते हैं। उसके बाद द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट से मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ऑफ सेंटर, और यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। तो लेजिस्लेचर में क्या आएगा स्टेट में, यहाँ पर आ जाएगा आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेम ऑल लोकल अथॉरिटीज़, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो सारी आ जाएंगी, ठीक है। कौन कौन सी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि आपके LIC हो गई, गेल, ठीक है, और सेल, ये सारे। फिर अदर अथॉरिटीज़ इन इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो सारी अथॉरिटी जो इंडिया की गवर्नमेंट के कंट्रोल में, चाहे वो कंट्री के अंदर है यानी कि इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, अगर उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है देन इट विल काउंट अंडर आर्टिकल 12 फॉर फंडामेंटल राइट, ठीक है, एज स्टेट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 13। जिस तरह से आर्टिकल 12 में बात करी गई है, स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, उसी तरह से आर्टिकल 13 में आपकी लॉ की डेफिनेशन दी गई है कि आखिरकार लॉ क्या है, क्या होता है लॉ, ठीक है। लॉ का मतलब क्या है, तो लॉ का मतलब है कोई भी ऐसा रूल, बाय लॉ, रेगुलेशन, इनफैक्ट अ नोटिफिकेशन, कस्टम, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, यूसेज, ये जितना कुछ है ना, जो भी एक गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई चीज़, कोई नोटिस, कोई मैसेज आ रहा है, वो सब कुछ लॉ है, ठीक है। वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ लॉ है, ठीक है। तो प्रोवाइड शील्ड टू फंडामेंटल राइट्स बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स शैल बी वाइड टू द एक्सटेंट ऑफ दियर इनकंसिस्टेंसी। यहाँ पर ये सारे टर्म्स अगर कहीं पर यूज हुए हैं, कहीं पर अगर ऑर्डिनेंस लिखा है, बाय लॉ लिखा है, ऑर्डर लिखा है, ठीक है, रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है, कस्टम है, यूसेज है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सब कुछ लॉ गिना जाएगा किसके अंतर्गत, आर्टिकल 13 फॉर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। उसके बाद 10 आर्टिकल 13 इम्पोजेज एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू रिस्पेक्ट,
ठीक है। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है, ये ऑब्लिगेशन लगाता है किस पे, स्टेट पे। अब स्टेट की डेफिनेशन तो हमने देखी, तो यानी कि वो सभी लोग जो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं उन सब पे ये क्या करता है, एक ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है कि रिस्पेक्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है द फंडामेंटल राइट एंड प्रोवाइड्स द जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू द पावर। ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ें आएंगी इस लॉ के अंतर्गत उसमें हम जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू भी शामिल करेंगे। और मैंने आपको जुडिशियल रिव्यू समझाया है कि क्या होता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में आ जाता है आपका कि जैसे आपने या गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ बना दिया, अब उस लॉ को ये चेक करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है। जब ये चेक करने की बारी आती है तो जुडिशरी सामने आती है और जुडिशरी ही चेक करेगी, सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा, हाई कोर्ट चेक करेगा, तो इसी को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ओके, तो आज हमने ये सारी जो भी बेसिक चीज़ें थी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड वो सारा कुछ डिस्कस कर लिया, आर्टिकल 12 और 13 डिस्कस कर लिया, एक ब्रीफ आइडिया दे दिया कि क्यों है ये फंडामेंटल राइट्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ा। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14 से कि एक्चुअली क्या क्या है फंडामेंटल राइट्स। थैंक यू सो मच।